Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. Students, we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography, and the topic that we have taken is Different Schools of Thought in Human Geography, Manav Bhugol ki Vichardharaएं. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in Babu Shobaram Government Arts College Alwar. Students, this is the part 3 of this topic, Different Schools of Thought in Human Geography. And in the second part, we had done environmental determinism, and we are continuing that part today. We are doing two more geographers today, that is Frederick Redzel and E.C. Semple. तो पिछला जो टॉपिक था, पिछला जो पार्ट था, पार्ट 2, उसमें भी हमने यही टॉपिक किया था, वातावरण निश्चयवाद का। और इस वातावरण निश्चयवाद के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें दो भूगोलवेत्ता और आज पढ़ते हैं, जो कि फ्रेडरिक रेडजेल और कुमारी सेम्पल हैं, जो दोनों ही वातावरण निश्चयवाद को पूरा सपोर्ट करते थे और प्रकृति को मानव के ऊपर प्रकृति को हावी मानते थे और ये समझते थे कि ये इस बात को प्रोपोगेट करते थे कि मानव प्रकृति के ऊपर विजय नहीं पा सकता, जैसा प्रकृति चाहेगी मानव को उसी प्रकार से रहना होगा। तो स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल, जो कि 1844 से 1904 तक जिनका जीवन काल रहा। ये जर्मन ज्योग्राफर थे। जर्मनी के फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। वे एक बहुत बड़े लेखक भी थे। उन्होंने अनेक लेख और ग्रंथ प्रकाशित किए थे। उनका विख्यात ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रथम खंड 1882 में और दूसरा खंड 1891 में तथा तीसरा खंड 1892 में प्रकाशित हुआ था। रेडजेल के ग्रंथों में भूतल के तत्वों का मानव से संबंध क्रमिक या सिस्टमैटिक विधि द्वारा वर्णित किया गया है। उनमें भौगोलिक तथ्यों की तुलना की गई है और घटनाओं का एक विश्व दृश्य वर्ल्ड व्यू स्थापित किया गया है। मानव भूगोल को रेडजेल की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने ही एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द की रचना की थी। एंथ्रोपोजियोग्राफी मतलब एंथ्रो मीन्स ह्यूमन और ज्योग्राफी मतलब भूगोल, यानी मानव और भूगोल का जो संबंध है, जिससे कि मानव भूगोल जो पार्ट था ज्योग्राफी का वो शुरू हुआ, वो उन्हीं की देन है। और उन्होंने ही इस आधार पर मानव भूगोल का एक क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया। उन्होंने समस्त मानवीय विज्ञानों को एक संबद्ध इकाई के रूप में समझने समझाने का प्रयत्न किया, जिसमें मानव इतिहास, मानव जातीय विज्ञान जिसको एथनोलॉजी तथा भूगोल सभी को समाविष्ट किया गया था। तो रेडजेल ने मानव भूगोल, जिसको कि एंथ्रोपोजियोग्राफी कहते हैं, और मानव जाति का इतिहास, जिसको कि वॉल्कर कुंडे, और राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी आदि ग्रंथों की रचना की थी। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ प्रतिष्ठित शास्त्र है। रेडजेल का ज्ञान क्षेत्र बहुत ही विशाल था। उन्होंने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों में ही खोजें की थी और भौतिक भूगोल में विशेष रुचि होने का ही यह परिणाम था कि मानवीय जटिल दृश्यों की व्याख्या करने में सदैव ही प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को ध्यान में रखा गया। रेडजेल पर पूर्ववर्ती विद्वानों में से मॉन्टेस्क्यू, हम्बोल्ट, रिटर, बकल, कोहल और पैशल का अधिक प्रभाव पड़ा था, परंतु मानव भूगोल को वर्तमान वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित करने का कार्य सबसे पहले रेडजेल ने ही किया था। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए उनकी क्षमता अद्वितीय थी। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों का गहन अध्ययन किया था तथा अध्ययन क्षेत्र और यात्रा क्षेत्र बहुत विस्तृत था। वैज्ञानिक विचारों और सिद्धांतों में कभी कभी वह समीप की छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वातावरण, मानव के पारस्परिक संबंधों में रेडजेल ने वातावरण को ही अधिक प्रभावशाली माना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी भी प्रकृति की महत्ता को रेडजेल मान रहे हैं और इसलिए वातावरण निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म उनके सभी किताबों में या उनकी सारी सोच के अंदर प्रतिपादित की गई है। यहाँ तक कि संसार के विभिन्न प्रदेशों के रहन सहन तथा आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन माना है। इसलिए वह वातावरण निश्चयवाद या एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के प्रतिपादक कहलाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर वनस्पति की चादर फैली है या जंतु जगत फैला है और भूगोलवेत्ता के लिए उसका अध्ययन आवश्यक है, उसी प्रकार मानव विस्तार का अध्ययन भी रेडजेल के लिए आवश्यक था।
उन्होंने देखा कि मानव समाज सदैव किसी निश्चित प्राकृतिक ढांचे की सीमाओं के अंदर पनपते हैं, पृथ्वी पर एक निश्चित स्थान में रहते हैं और जीवित रहने तथा बढ़ने के लिए उनको निश्चित मात्रा में स्थान की आवश्यकता होती है। उनके एंथ्रोपोज्योग्राफी ग्रंथ के प्रथम खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी पर मानव वितरण अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही नियंत्रित होता है, और दूसरे खंड में जनसंख्या के वर्तमान वितरण का वर्णन किया गया है। रैटजेल का मत था कि मानव अपने वातावरण की ही उपज है और वातावरण की प्राकृतिक शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। यानी प्रकृति के अनुरूप मानव को ढलना पड़ता है, प्रकृति मानव के अनुरूप नहीं ढल सकती। मनुष्य तो केवल वातावरण की मांग के साथ ठीक समायोजन करता है और उनके अनुसार केवल स्वयं को योग्य बनाता है। उनके ग्रंथ वोल्कर कुंडे का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी हुआ। इसमें संसार की मानव प्रजातियों और राष्ट्र का विशद वर्णन है। उनके अनेक ग्रंथ जर्मन भाषा में रहे, जिनमें से मानव भूगोल एंथ्रोपोज्योग्राफी के प्रमुख सिद्धांतों और विचारों का ज्ञान उस ग्रंथ पर आधारित कुमारी सैंपल के ग्रंथ से प्राप्त कर सकते हैं। रैटजेल की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए फ्रांसीसी विद्वान ब्रून्स ने अपने मानव भूगोल में लिखा है, कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का शास्त्री नहीं हो सकता, और इस विषय में रैटजेल का मस्तिष्क निश्चित ही सुसंपन्न था। उनमें विचारों का बाहुल्य था और उनके विचार फलप्रद होते थे, यानी किसी नतीजे पर पहुंचते थे। स्टूडेंट्स, अब हम डिटर्मिनिज्म में के एक और प्रतिपादक, यानी जो प्रकृति को सबसे ज्यादा सर्वे सर्वा और महत्वपूर्ण मानती थी, कुमारी सैंपल, अब हम उनके विचारों के बारे में पढ़ेंगे। वो एक प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी जिन्होंने वातावरण के निश्चयवाद का समर्थन अपने लेखों द्वारा किया है। वह रैटजेल की शिष्या थी और उन्होंने रैटजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा जानने वाले संसार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट लिखी, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। सैंपल ने अपनी पुस्तक में ही निश्चयवाद की पुष्टि इस प्रकार की है। सबसे बड़ी, ये कह सकते हैं हम, प्रतिपादक थी वो नेचर की, कि नेचर किस प्रकार मानव के ऊपर सर्वे सर्वा या सबसे ज्यादा अधिकार रखता है। मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सर्फेस. This means not merely that he is a child of earth dust, but that the earth has mothered him, set him tasks, directed his thoughts. She has entered into his bone and tissue, into his mind and soul. यानी वे ये मानती थी कि ये प्रकृति मानव के ऊपर पूरी तरह से हावी है, ये पृथ्वी मानव के अंदर उसकी मन आत्मा में घुसी हुई है और वही उसको निश्चयात्मक रूप से ये बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है। अर्थात मनुष्य भूतल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है और उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिनसे उसके शरीर को बल मिला है और बुद्धि को तीव्रता। पृथ्वी ने उसको जहाजरानी और सिंचाई की समस्याएं दी हैं और साथ ही उसके कान में समस्याओं का हल भी बता दिया है। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर दी गई है। यानी प्रकृति मानव के अंदर पूरी तरह से समाई हुई है और वही समस्या देती है और वही उसको समाधान भी सुझाती है। आगे चलकर सैंपल ने लिखा है कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दिए हैं। यानी पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों के पैर इतने मजबूत होते हैं कि वो आराम से उन ढालों पर चढ़ते और उतरते हैं। उन्होंने समुद्र तट पर रहने वालों के लिए कहा है कि समुद्री तट पर रहने वाले मनुष्य को कमजोर और ढीले ढाले पैर दिए हैं। यानी उनके पैर मजबूत नहीं है, लेकिन उनके हाथ बहुत मजबूत हैं। वह इसके बदले में उनके सीने और भुजाओं का बलशाली विकास किया है, जिससे कि वो अपनी नाव की पतवार को आराम से चला सकते हैं। नदी की घाटी के निवासी मानव को प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी से बांध दिया है। यानी वह उस मिट्टी में क्योंकि अच्छा उपज मिलती है, इसलिए वो वहीं का होकर रह गया और उसी घाटी के अंदर वो सदा निवास करता रहता है। वह उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत, नीरस तथा कठिन कार्यों से जकड़ देती है और उसके विचारों को उसके खेत के सीमित वातावरण तक सिकोड़ देती है। यानी कि घाटी के निवासी जो हैं वो अपने एक सीमित वातावरण तक सिकुड़ जाते हैं और वहीं पर ही वो अपनी खेती करते रहते हैं।
पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने या लंबे चौड़े घास के मैदानों पर अथवा जल रहित मरुस्थलों पर रहने वाला मनुष्य अपने पशुओं के झुंड को एक चरागाह से दूसरे चरागाह पर और एक मरुद्यान से दूसरे मरुद्यान तक ले जाता है। उसका जीवन बड़ा कठोर होता है, परंतु उसको पशु चराने में काफी अवकाश मिलता है और तब उसकी विचार शक्ति कार्य करती है। यानी उसके जीवन कठोर है, लेकिन फिर भी उसकी विचार शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उसके विचारों में महान सादगी आ जाती है। वहां धर्म एकेश्वरवादी या मोनोथीज्म हो जाता है, ईश्वर एक हो जाता है और उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होता है। जिस प्रकार की रेगिस्तान का रेत और स्टेप घास बिना किसी रोक टोक या परिवर्तन के लगातार विस्तार में फैले होते हैं, उसके मस्तिष्क को नए नए विचारों का भोजन न मिलने के कारण वह अपने साधारण विश्वास की ही जुगाली बार बार किया करता है। उसका धार्मिक विश्वास भावनापूर्ण हो जाता है। उसके कुछ बड़े विचार उसकी लगातार घुमक्कड़ी के कारण उसकी देश की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और वह साम्राज्य बढ़ाने की लालसा में आक्रमणकारी बन जाता है। तो यानी किस 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 प्रदेश में किस किस प्रकार से लोगों का दिमाग जो है किस किस दिशा में जाता है और किस प्रकार से उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, इन सब चीजों के बारे में कुमारी सैंपल ने लिखा। यानी उन्होंने प्रकृति और मानव मस्तिष्क को आपस में जोड़ने की कोशिश करी कि किस प्रकार की प्रकृति होती है तो मानव मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से होता है और फिर वह किस प्रकार के कार्यकलाप करता है। इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्यों के केवल भोजन, वस्त्र, मकान और आर्थिक उद्योग पर ही नहीं, वरन उसके विचारों, भावनाओं और धार्मिक विश्वासों पर भी बताया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और पशु आदि के प्रभाव को मनुष्य के शरीर, उसके जीविकोपार्जन के ढंग, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों तथा उसकी संस्कृति पर प्रतिपादित किया है। सैंपल ने अपने सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक को उदाहरणों से भर दिया है। उनकी पुस्तक मानव भूगोल की एक महान कृति रह चुकी है। उन्होंने सभी प्रदेशों के मानवों के बारे में, सभी प्रदेशों की प्रकृति के बारे में और वह प्रकृति उन क्षेत्रों में रहने वाले मानव, निवास करने वाले मानव के ऊपर किस प्रकार से वह प्रकृति कार्य करती है और उस मानव का किस प्रकार से मस्तिष्क को वो प्रभावित करती है, ये सारा कुमारी सैंपल ने अपने इस ग्रंथ के अंदर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज भी हमने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या वातावरण निश्चयवाद किया और इसमें हमने कुमारी सैंपल और रैटजेल के मतों को पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।